So students, this is Dr. Abhishek Singh for you. I am a zoology mentor currently on Prep Ladder platform और मैं यहाँ पर आया हूँ आप सबके लिए just to tell my way, my course of journey, and I read some of your questions on the page Dark and Caffeine. तो जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आई गेस वो जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी दे डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, पर आज की जो यूथ है हमारी वो हमेशा यही चाहती है कि कुछ ऐसा एक शॉर्टकट मिले. देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ शॉर्ट वेव, शॉर्ट ट्रिक्स, न्यूमोनिक्स, जिसकी मदद से हम चीज़ों को याद रख पाएं. द मेमोराइजिंग कैपेसिटी एंड द रिटेनिटिविटी इज द मेन प्रॉब्लम among the youth today, and the sole reason regarding it, जो अकेला रीजन है for this particular mishap, this particular artifact which has come into the process of learning among the students of the contemporary time, is lack of concentration. आप जब भी पढ़ने बैठते हो, कोई भी हो, even मैं भी जब था, when I was like young of your age of 17 and 18, I too felt a kind of distractions. मुझे भी distractions feel होते थे. पर इसका मतलब ये नहीं है कि when you are getting distracted तो आप उठ जाइए और उठ करके चली जाइए. The habit which we all medicos have to inculcate among ourselves is sitting habit. नहीं ध्यान लग रहा है, बैठे रहिए, जबरदस्ती बैठे रहना होगा, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए. हमारे समय में जो हमारे टीचर्स होते थे वो हमसे कहते थे करो या मरो. पुराना ज़माना था. तो लाइक मैंने अपनी इंटरमीडिएट जो है वो 2000 में पूरी की. उसके बाद मैंने अपना मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है और वहाँ पर 2008 में मैंने अपना डेंटल ग्रेजुएट ख़त्म किया फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज. मेरी AIR रैंक 718 थी. किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना डेंटल का सर्जरी का कोर्स पूरा किया. उस समय हमारे जो शिक्षक थे वो हमसे ये कहा करते थे कि करो या मरो, डू और डाई. फिर जमाना बदला, 2010 आया. तो जो 2010 में जो कंपटीशन है वो और बढ़ गया भाई. पीछे आने वाले लड़के और आज की जो जनरेशन है उसका जो IQ इट इज सरपासिंग. तो हम लोगों से कह दिया गया कि हम लोग स्टूडेंट से कहने लगे कि डू बिफोर यू डाई. फिर हम 2010 में स्टूडेंट से ये कहने लगे कि डू बिफोर यू डाई. और आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में व्हेन वी आर फेसिंग लाइक 2022, आज ये है कि यू कांट डाई बिफोर यू डू इट. तो अब धीमे धीमे करके हम लोगों का भी इंस्पिरेशन को बच्चों के अंदर इनकल्टेट करने का जो प्रोसेस है वो अल्टीमेटली मेटामॉर्फोसाइज होकर के अब इस कंडीशन में आ गया है कि अगर हमें बच्चे का सिलेक्शन करवाना है. सिलेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं होता है कि आप 35,000 प्लस रैंक नीट में लेके आ रहे हैं. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. आई एम कंसर्न विद द प्लस 2000 रैंक जो कि मेरे स्टूडेंट्स अचीव करते आए हैं. और हाँ, शायद मैं ये लाइन कह करके कई बच्चों की क्वेरीज खत्म कर दूंगा कि ज़ूलॉजी में 360 में 360 अराउंड 80% ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड इन माय 10 और 12 इयर्स ऑफ टीचिंग. तो आप अगर बायो लेते हैं तो 360 आउट ऑफ 360 जो ये नंबर है, ये मैजिकल फिगर, ये अचीव होता है और बार बार होता है. हाँ, ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो फिजिक्स होता है यही सिलेक्शन का क्राइटेरिया है. वो कहते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट गवर्निंग स्टेप. कैसे? मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि कैप बनाती है और रिफिल बनाती है. तो रिफिल और कैप दोनों को मिलाकर के पेन बनना है. आप रिफिल की संख्या कर दीजिए 10,000 और कैप बनाइए सिर्फ 2, तो टोटल पेन कितनी तैयार होंगी? 2. अगर आप पेन की संख्या 20,000 भी कर दें लेकिन अगर कैप की संख्या 2 ही रखें तो टोटल जो पेन तैयार हो रही है वो होंगी 2.
इसे कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट गवर्निंग स्टेप। आप बायो में 360 में 360 ही तो ले आ पाएंगे मैक्सिमम, लेकिन और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, आपकी फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है। तो अब ट्रिक यह है नीट क्रैक करने की कि आपको कंप्रिहेंसिवली हर चीज पर ध्यान देना है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये चीज मुझे पसंद नहीं है और मैं ये नहीं करूंगा। ये घर का खाना नहीं है, 20 लाख लोगों के बीच में अकेला कंपटीशन है। मेरी मां मुझसे कहती थी कि मेरा बच्चा लाखों में एक है, मैंने उसकी बात को सच किया। 20 लाख लड़कों में 718 रैंक थी मेरी। तो अगर है आप में वो दम, वो जज्बा, और इन सबसे बड़ा अपने मां बाप का सपना पूरा करने का जो कैपेसिटी है, जो आपके अंदर वो पोटेंसी, वो रेस्पेक्ट होना चाहिए यार। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रेस्पेक्ट योर फादर, योर मदर, योर पेरेंट, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप उस पर कितना खरे उतरते हैं। तो ये नहीं है कि आप सामान लिए और सामान लेकर के दे दिया और 10,000 रुपए महीने का ट्रांसफर कर रहे हैं अमेरिका में रह करके, कि अम्मा बाबूजी को $200 ट्रांसफर कर दिया और हमारा काम हो गया। मां बाप की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इन चीजों से कहीं ज्यादा होती हैं। तो ये हमारी कहानी है। सो विद दिस नोशन आई स्टार्ट दिस इंटरव्यू, एंड आई गेस कि आज डॉक्टर सर को पता तो चली गया होगा, अक्षय सर को, कि दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट scintillating इंटरव्यू विच यू हैव एवर टेकन। लाइक बिल्कुल बिल्कुल। It's fine, no problem. ठीक है। पढ़ने के लिए देखिए, ज़ूलॉजी को पढ़ने के लिए, या किसी भी सब्जेक्ट को, मैं कहता हूं मेडिकल के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो होती है पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकुलेशन। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ स्टडी। कैसे, इस चीज को मैं बताता हूं आप लोगों को। जब कोई बच्चा ज़ूलॉजी पढ़ता है, मान लीजिए कि वो नर्वस सिस्टम पढ़ रहा है, या वो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहा है, या वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर आप उठा लीजिए, वो पढ़ रहा है। अब उसको यह लगना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर चैप्टर को आइसोलेटेड फॉर्म में, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी फिगर को 3 डायमेंशनली पोज करिए तो समझ में आता है कि उसका हाइट, विड्थ और लेंथ क्या है। तो ये जो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है किसी भी चैप्टर का, तो ये 3 डायमेंशंस हैं किसी भी टॉपिक के। वो एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी, किसी भी एक टॉपिक के। मान लीजिए कि आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू किया, तो जब भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि यू आर कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वो 10 पन्ने का जो चैप्टर है वो आपको रिप्रोडक्शन का सब पूरा ज्ञान दे देगा? कभी नहीं होता। आपको यह पता होना चाहिए कि देयर आर वेरियस टेक्निक्स। क्यों पढ़ रहे हैं आप वो चैप्टर, वो मोटिव दिमाग में क्लियर नहीं होता बच्चों के। दे स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडीइंग। मोटिव क्या है, क्यों पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम? और उससे पहले यह दिमाग में आना चाहिए कि गवर्नमेंट ने यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाला ही क्यों। सीबीएसई के करिकुलम में, भाई सीबीएसई जो है ये ऑल इंडिया बोर्ड है, तो गवर्नमेंट की नीतियां होंगी ना इनके पीछे। भाई आपको जब अवेयर करा रहे हैं, इन लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो ये आप में से ही हैं।
जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए आगे आते हैं, तो फॉर दैट यू पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ एजेंडा विच हैज बीन रनिंग। भारत सरकार खर्चा करती है, कितने तरीके की योजनाएं चल रही हैं, विलेजेस में जाते हैं, वहां पर बताते हैं कि सेफ रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस क्या हैं, जो उनके मिसकंसेप्शंस होते हैं, पुराने रूढ़िवादी विचार होते हैं, उनको खत्म करते हैं। तो उसके लिए यू मस्ट बी एजुकेटिव। आपको पहले से उन चीजों की अवेयरनेस दी जाती है ताकि आप सोशल अपलिफ्टमेंट का काम कर सके व्हेन रिक्वायर्ड। तो अब जब गवर्नमेंट इन नीतियों पे इतना पैसा खर्चा करती है, तो फिर वो सवाल तो पूछेगी ना आपसे। भाई, वी आर रिलेक्टेंट ऑफ स्पीकिंग अबाउट द एफसीज, कॉन्डोम्स, वी आर सो मच रिलेक्टेंट अबाउट दिस। और पॉपुलेशन जो हमारी है वो सेकंड नंबर है वर्ल्ड में। हाँ, तो वाई, क्यों ये रिलेक्टेंसी है, क्यों हमारे दिमाग में ये जो स्टिग्मा इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है हमारे सोशल वेलबींग, सो कॉल्ड सोशल वेलबींग के जो लोग हैं, तो इस स्टिग्मा से आपको छुट्टी पानी होगी अर्ली एज पॉसिबल। देयर आर सो मेनी वेज। भाई, इन्हीं मिसकंसेप्शंस की वजह से ना जाने कितने मैटरनल मॉर्टेलिटी हो जाती हैं, इन्फेंटाइल मोर्टैलिटी हो जाती है। मतलब लाइक वी आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। हम समाज में और सरकारी कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में ये चीज देख रहे हैं कि सुविधाएं सरकार देती हैं, पर या तो बिकॉज ऑफ बीइंग अनअवेयर वो चीजें वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या वो चीजें उन तक पहुंच नहीं पाती हैं, दीज सेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस। तो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसी तरह से अगर आप सोचिए कोई भी एक चैप्टर, आइसोलेटेड चैप्टर, भाई फिजियोलॉजी तो बहुत ही एप्लीकेटिव है, एनिमल फिजियोलॉजी तो बहुत ही एप्लीकेटिव है, उसमें आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो, नर्वस सिस्टम पढ़ते हो, उसका तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है। एमबीबीएस फर्स्ट सेमेस्टर में यही आने वाले हैं। आपके 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो फिजियोलॉजी तो वहीं पूछी जाने वाली है आपसे। तो फिजियोलॉजी के बारे में मैं बहुत नहीं बताना चाहता। मैं अब जैसे एनिमल किंगडम, AKPK, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बच्चा समझता है क्या कि लाइक कौन पढ़े, याद कैसे रहेंगे लार्वास के नाम। हां, मैं मानता हूं कि वो चैप्टर थ्योरेटिकल है, मेमोराइज करने वाला है। तो कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, नीट का एग्जामिनेशन हो, गेट का एग्जामिनेशन हो, कैट का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, वर्ल्ड क्लास एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जीआरई, आई एम टॉकिंग अबाउट टोफल, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। ये जो एग्जाम्स होते हैं, ये आपकी उस क्षमता को समझते हैं। क्या, अगर आपको जैसे नीट का एग्जामिनेशन देना है, तो मेडिकल काउंसिल आपसे क्या पूछेगा? वो क्वालिटीज देखना चाहेगा आपके अंदर जो कि डॉक्टर बनने के बाद आपके अंदर है या नहीं। जैसे यूपीएससी में जब आप जाते हैं तो वो टेस्ट करते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, कई डिसीजंस उसको ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं। भाई, उसे थोड़े पता है कि शहर में कब कहां पर किस तरह की मिसहैप हो गई है। तो ठीक इसी प्रकार से नीट एग्जामिनेशन में डॉक्टर होने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? पेशेंस। लंबे क्वेश्चंस जो होते हैं वैल्यू बेस्ड, वो आपका पेशेंस चेक करते हैं। फिर आसान क्वेश्चंस होते हैं। ये जो आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि आपने हॉप ऑन तो नहीं किया है, कि मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ही, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही तो कंसंट्रेट नहीं किया है। तो वो आसान क्वेश्चंस सब स्टैंडर्ड टॉपिक से भी पूछते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू पैटर्न वो इसीलिए होता है कि क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस। क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस का क्या एप्लीकेशन है? अब आप कहेंगे कि नीट एग्जामिनेशन में एक वर्ड है, थर्ड ईयर में इंट्रोड्यूस होगा आपके, OMDR कहते हैं उसको, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब खांसी आ रही है, तो पूछता है कि सुबह आती है कि शाम, कफ आता है कि नहीं। अगर कफ आता है तो पीले रंग का होता है या हरे रंग का होता है, रात में बढ़ जाती है। तो ही इज गेटिंग स्पेसिफिक, उसके दिमाग में एक फ्लो चार्ट चलता है, ये नहीं तो ये है, ये डिसीजन बॉक्स याद आया, कंप्यूटर में अपन पढ़ते थे।
वो फ्लोचार्ट के डिफरेंशियल डायग्नोसिस यही होता है कि क्लोजली रिलेटेड चीजों में के बीच में से अपने आप को सेग्रीगेट करना कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। इस चीज की जो मन में आपके परवरिश डाली जाती है, ये थर्ड क्लास से डाली जाती है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, इंग्लिश में। तो ऑड वन आउट का मतलब है कि बाकी तीन किस तरह से रिलेटेड है, ये एक स्ट्रिंग में पिरोना आपको आ जाएगा। कहते हैं कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन कांग्रेस, क्लिंटन एंड प्लैटिपस? कहते हैं बिल, लाइक डक बिल प्लैटिपस, लाइक कांग्रेस passes the bill. तो ये आपको एक सीक्वेंसिंग समझ में आनी चाहिए कि व्हाट आर द सीक्वेंसेस बिहाइंड इट। तो आप हमेशा ये समझिए कि हाउ मच इंटीग्रेटेड वी आर। आप एमआरआई पढ़ते हैं, कैट स्कैन आपको करना है, एज अ डॉक्टर आपको सब कुछ करना है। अगर आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक रन करते हैं तो आपको सारे एक्सरे के एंगुलेशंस वगैरह सब पढ़ाए जाएंगे। पैरेलल एंगल टेक्निक के बारे में, बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक के बारे में सब कुछ बताया जाएगा आपको। तो अब आप कहोगे हमारी फिजिक्स अच्छी नहीं है तो हमने ब्रेमस्टॉलिंग्स रेडिएशन, क्रॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ी ही नहीं। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट फिजिक्स इज टू यू, ऑल्दो यू आर बीइंग अ बायो स्टूडेंट। भाई अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो जूलॉजी, तो मैं तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन, भाई अगले साल जो बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मई में एग्जाम देंगे, अगस्त से इनका सेशन शुरू हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड अबाउट द एनाटॉमी, बोन्स एंड मसल्स। पूरे साल उलझे रही एनाटॉमी एनाटॉमी एनाटॉमी, और आखिरी में बायोकेमिस्ट्री में जो है वो लग जाती। तो हाँ, तो आपको करना यह है कि यू पीपल, आप लोग कभी भी शॉर्टकट्स के लिए मत जाइए। देखिए मैं आपको बताता हूं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन माय जूनियर्स एज वेल एज माय सीनियर्स। जो चैप्टर कहते हैं ना कि जो, अगर आपने एक बार मैच में, जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है उसमें अगर मिसफील्डिंग कर दी तो बॉल विल ऑलवेज फॉलो यू। आपको जहां खड़ा किया जाएगा बॉल वही जाएगी। आपने सर्जरी में सब्जेक्ट एक छोड़ दिया कि नहीं यार मैं ये नहीं पढ़ूंगा, या मान लीजिए कोई एक टेक्निक है जो कि आपने, कार्डवेल ल्यूक्स ऑपरेशन है, उसको आपने नहीं पढ़ा, या ली फोर्ड फ्रैक्चर्स आपने नहीं पढ़ा, आपकी नाइट ड्यूटी लगेगी। मैं आपको बताऊं, जिंदगी आपसे कहेगी कि इसको पढ़ना होगा, आप वहां छोड़ दीजिए। पेशेंट ऐसे आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब दिस पर्टिकुलर थिंग ये मैं नहीं पढ़ूंगा और इसका जिंदगी में कभी भी उपयोग नहीं। आप सच्चाई से भाग नहीं सकते, वो चीजें सामने आनी है आपके, कभी ना कभी। कभी भी शॉर्टकट्स के लिए नहीं जाना है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड। याद रखेंगे, इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भाई हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम पढ़ते हैं अभी सेकेंड ईयर फार्मेकोलॉजी में, अब उसमें एस इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने क्लास 12th में भी कुछ बच्चों को अपने प्रेप लैडर पे जो मेरा वीडियो है उसमें बता रखा है, आप उसको देखिए। तो कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है उन चीजों से। भाई हम देखते हैं प्रोरेनिन क्रिस्टल्स का निकलना, फिर लंग से एंजियोटेंसिनोजन का निकलना, लिवर से निकलना एस एंजाइम्स का निकलना, फिर इस बीपी को हम न्यूरो से, एंडोक्राइन से सबसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजंट इट? बताइए, अब स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, सिस्टमिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस हो रहे हैं उस एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। तो किस तरह से, अब आप कहोगे कि एड्रेनर्जिक मॉडिफिकेशंस हैं इनके, कि वो एड्रिनल ग्लैंड को कह रहा है कि भाई आप निकालो, वो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस को जो है वो एल्टर कर रहा है और उससे कह रहा है कि नहीं साहब आप एडीएच निकालो न्यूरोहाइपोफाइसिस से। सो आप ये समझें कि ये सारे सब्जेक्ट एक हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी अलग अलग नहीं चलती। कार्डियक इज रिलेटेड टू किडनी, इज रिलेटेड टू हार्ट, इज रिलेटेड टू लंग्स, इज रिलेटेड टू हार्मोनल सिस्टम, इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। तो हम पढ़ते भी उसको वैसे ही हैं। तो
आप जो सोचते हैं कि आप चीजें भूल जाते हैं, मैंने पढ़ा और चीजें भूल गए। देखिए इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, शूलेसेस। आप जब शूलेसेस बांध के घर से निकलते हैं तो कभी कभी आपको यह लगता है कि हमारी जो एक शूलेस है वो हल्की ढीली हो गई है दूसरे वाले के कंपैरिजन। तो आप क्या करते हैं, आप रुकते हैं, अपना जूता ऊपर रखते हैं, शूलेसेस आपकी टाई करते हैं, यू टाई योर शूलेसेस, और फिर चलने लगते हैं। तो आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि जो नया वाला शूलेस हमने टाई किया हुआ है ये अब सही है, अब पुराना वाला जो है वो ढीला लग रहा है। सो इट्स ऑलवेज कंपैरेटिव। ये चीजें जो होती हैं कंपैरेटिव होती हैं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट आप इस समय करेंटली पढ़ रहे हैं ना, वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर इंप्रिंटेड है। नया नया एसिटाइलकोलिन आया है, नया नया एमिगडालर कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो आपको लगता है कि वो पुराना वाला जो है वो हमारे स्मृति पटल से साफ हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। चीजें आपके संस्मरण में, आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी में रहती हैं, पर ऐसा लगता है। तो इसीलिए आई एम मेकिंग दिस पॉइंट कि ये सबके साथ फील होता है, या आपको ही नहीं होता। हाँ, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन से बेटर कुछ भी नहीं। एक्चुअली होगा क्या, 1 और 3 के बीच में 2 है। अगर आपने 2 को पकड़ लिया तो वो 1 को भी नहीं भूलने देगा और 3 को भी नहीं भूलने देगा। आर्टिकुलेटेड चीजें आपस में आर्टिकुलेटेड होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। अब भाई आप कहते हैं, जैसे मैं एनिमल किंगडम की बात कर रहा था, मेरी बात रह गई। एनिमल किंगडम में क्या होता है, सबसे थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब इसका आप पूछिए हमसे कि यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं एनिमल किंगडम? भाई ये तो हमारे एमबीबीएस में भी नहीं आना है, देन व्हाई डू वी स्टडी इट? एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस के लिए। किस तरह से हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल इटाइमोलॉजी की हायरार्की रही है। आज के 4 चेम्बर्ड हार्ट को समझने के लिए हमें 3 चेम्बर्ड और 2 चेम्बर्ड हार्ट तक जाना पड़ेगा। इसे ही तो कहते हैं बैकवर्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। भाई प्रोनेफ्रिक किडनी क्या थी, मेटानेफ्रीडिया, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम फ्लेम सेल्स? तब आपको पता चलेगा कि ये जो जीएफआर है, ये जो इनुलिन है, तो इनकी उत्पत्ति हुई कहां से। वी गो बैक बिहाइंड द टाइम। आपको किसी भी सभ्यता को समझना है, आज की जो प्रेजेंट सभ्यता है, मान लीजिए कि आप मिडिल ईस्ट की सभ्यता को समझना चाहते हैं कि आज की जो मिडिल ईस्ट की सभ्यता है वो कैसी है, तो इट्स नॉट दैट कि आप वहां जाइए और लोगों से मिलिए और वो आपको बता देंगे वहां के जो नेटिव्स हैं। You have to go years back into the Mesopotamian civilization. ये बात तब की रहेगी जब आप यूफ्रेट्स और टिग्रीज नदी बहा करती थी। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि इस सभ्यता का जो उत्थान हुआ है वो कैसे हुआ है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आवर सिविलाइजेशन। हमारी सिविलाइजेशन इंडस वैली, किस तरह से दे वर डिफरेंट फ्रॉम अस। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है भाई, सभी सभ्यताओं का जो उत्थान होता है वो तो नदी के किनारे ही शुरू होती हैं। तो नदी के किनारे, तो नील नदी के किनारे तो हम भी हैं और यूफ्रेट्स और टिग्रीज भी हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? तो इस डिफरेंस को जान लेंगे अगर आप, तो आज का जो ज्योग्राफिक डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझ लेंगे। भाई जूलॉजी एज आईएएस के लिए एज अ कैरियर है। मैंने आईएएस यूपीएससी के भी बच्चों को पढ़ाया है। तो उसमें जब आप ज्योग्राफी में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली क्या है? एंथ्रोपोलॉजी यही मानव विकास विज्ञान, किस तरह से उत्थान हुआ इंसान का, किस तरह से हमारी प्रोनेफ्रिक किडनी मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक बनी, एम्ब्रियो हमारा। आप देखेंगे तो सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो एम्ब्रियो है उसमें एक स्ट्रेंज सिमिलैरिटीज है। जो सेगमेंटेशन है वो हमारे सेरिबेलर लोब्स के बीच में जो वर्मिस होता है वो पुराना सेगमेंटेशन आज भी देखने को मिलता है, हमारी जड़ों तक पहुंचाता है एनिमल किंगडम हमें। सेम इज विद बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बायोकेमिस्ट्री के जितने टेस्ट हैं सब है बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स। फर्स्ट ईयर का अगेन इट इज अ सब्जेक्ट। आप प्रोटीन पढ़ लो उसमें,
क्या नहीं पढ़ते हो बताओ? आप लिपिड पढ़ लो, आप प्रोटीन पढ़ लो, यही इसी के तो टेस्ट लिखने के लिए देते हैं भाई। जो यूरिन के टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, इसमें एल्ब्यूमिन है, एचडीएल है, एलडीएल है, क्या नहीं देते हैं? तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसा क्या नहीं पढ़ा देता है आपको? जो ईएसआर का घटना बढ़ना है, क्या एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो पर डिपेंड नहीं करता है? तो जो रिपोर्ट्स पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं थर्ड ईयर में, तो ये जो जनरल पैथ है ये आई कहां से? ये बायोमोलिक्यूल्स की ही तो देन है, ये उसी की परिपाटी, वही फाउंडेशन है। तो दो चीजें अपने दिमाग में रखिए, ये सोच के पढ़िए कि इसका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या है, और ये सोच के पढ़िए कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। आप चीजें भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। कल को आपको अपने पापा या मम्मी की रिपोर्ट पढ़नी पड़ी, आप ये सोचे कि बायोमोलिक्यूल्स में मैंने लिपिड तो छोड़ दिया था। ऐसे डॉक्टर बनिए कि आपके रिश्तेदार आपसे इलाज करवाना चाहें। हां, मोस्ट ऑफ ऑल। टाइम मैनेजमेंट, राइट। देखिए, अब टाइम मैनेजमेंट का क्या सीन रहता है मैं बताता हूं आपको। हर बच्चे की अपनी प्राथमिकता है, अपनी प्रायोरिटीज होती है। जैसे कि भाई कुछ मित्रों के लिए आप हमेशा बिजी हैं। अरे बेटा देखो जरा इस पे क्या आया, स्क्रीन पे कुछ आ गया क्या? ना गिफ्ट फ्रॉम जून है, गिफ्ट। हाँ, नथिंग नहीं, ये पेड है सर, इसका कोई सीन नहीं है। हाँ हाँ प्लीज। लग जाता है उनको। इसका मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबकी, हर बच्चे की, हर इंसान की, मैं बच्चे की क्यों बात करूं, हर इंसान की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं। भाई आप मां बाप के लिए कभी भी बिजी नहीं है, दोस्तों के लिए कभी भी बिजी नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जिनके लिए आप बिजी हैं, जिनका फोन आप साइलेंट कर देते हैं, मोड ऑफ कर देते हैं, तो उनके लिए आप बिजी हैं। तो आपकी प्राथमिकताएं रिलेटिव होती हैं, रिलेटिव यानी सापेक्षित होती हैं, इन रिलेशन टू। जैसे आप टोनिसिटी पढ़ते हैं, टोनिसिटी का मतलब होता है जैसे कोई भी सोल्यूशन जो है वो आइदर हाइपोटोनिक हो सकता है, या हाइपरटोनिक हो सकता है, या हाइपोटोनिक हो सकता है। चलिए सपोज करते हैं कि एक बीकर है, उस बीकर में हम 200 ml पानी, 200 ml का बीकर है, तो उसमें हम 200 ml पानी भर देते हैं, पूरा फुल ब्रिम तक। अब उसके अंदर साल्ट डालेंगे तब तक कि जब तक कि वो जो सोल्यूशन है वो सुपर सैचुरेट ना हो जाए साल्ट से। पानी गिर रहा है, गिरने दीजिए, कोई बात नहीं, साल्ट डालते चले जाइए, डालते चले जाइए, जब तक कि सुपर सैचुरेट नहीं हो जा रहा है। इतना नमक डालिए उसके अंदर कि वो पूरा का पूरा सुपर सैचुरेट हो जाए और अब साल्ट बिल्कुल भी डिसॉल्व ना हो। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अब भाई हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग कहता है कि इसे कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सारे बच्चों के दिमाग में जो मुझे सुन रहे हैं यही आएगा कि दिस इज अ वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, नहीं हाइपरटोनिक हो गया है। जो टोनिसिटी का क्राइटेरिया है यही मैं बताने जाता, इट इज रिलेटिव। ये हाइपरटोनिक भी हो सकता है, यही सोल्यूशन हाइपोटोनिक भी हो सकता है, यही सोल्यूशन आइसोटोनिक भी हो सकता है। बगल में कंट्रोल लाना पड़ेगा ना भाई। जब सेम कंसंट्रेशन की साल्ट का ले आइए बगल में एक और 200 ml का बीकर, तो अब आप कहेंगे कि ये सोल्यूशन आइसोटोनिक हो गया। हटाइए वो बीकर, एक नया बीकर लाइए जिसमें उससे भी ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन हो, अब आप कहेंगे कि अब ये अपना सोल्यूशन हाइपोटोनिक हो गया। इन रेस्पेक्ट टू, तो यही इन रेस्पेक्ट टू ही रिलेटिव है, इन रिलेशन टू, सापेक्षित। तो
आपके लिए जो प्रायोरिटी है, देखिए क्या होता है, हम आपकी एज से मैं गुजरा हुआ हूं, 17 18 19 साल की जो एज होती है, फिकल माइंडेडनेस, फिकल, एक जगह मन लगता ही नहीं, लगता है वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, होता है, हार्मोनल है। जब हार्मोन्स धीमे धीमे करके डेवलप होने लगते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एचपीजी एक्सेस को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देता है आपकी, इसी वजह से ये चीजें होती हैं। पहले सब कुछ शांत था, फिर आया टेस्टोस्टेरोन। तो अब क्या है, इसमें बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि वी आर गोइंग एट प्लेस। अब हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, भाई स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अब स्कूल से आते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से जाते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं मिलता है, जबकि वही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने किसी भी चीज पर मंथन नहीं किया, सिर्फ पढ़ लिया, तो कम से कम फिजिक्स तो आप नहीं लगा पाओगे, बायो तो फिर भी यू विल बी एबल टू डू, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं ना उसके बारे में कभी। आपके दिमाग में 5 से 6 दिन तक तो खाली वेक्टर घूमना चाहिए कि भाई हम इसका साइन कंपोनेंट है, इसका कॉस कंपोनेंट निकालते हैं, तो कॉस और साइन कंपोनेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, उसका फिजिकल इंप्लीकेशन तो आपने देखा ही नहीं। अरे एक मेज को लेंथ वाइज पुश करिए, फिर ब्रेथ वाइज पुश करिए, और फिर कोने पर कॉर्नर से पुश करिए, दैट इज द कॉस कंपोनेंट। और देखिए तीनों तरफ जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो डिफरेंट होंगी। तो आप सोचते नहीं हैं, इसी तरह से ज़ूलॉजी में है, ज़ूलॉजी में चीजें आप सोचते नहीं हैं, यू डोंट, और सोचेंगे भी तो यू मिस आउट थिंग्स। भाई एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी किताब है, इतने सारे साइंटिस्टों ने मिलकर लिखा हुआ है, वो एक समरी है, जिस्ट है, हम पढ़ते हैं, हमें भी सीखने को मिलता है। आप जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़िए उतनी बार वो नया सिखाती है आपको, लेकिन उसको पढ़ने की नज़र होनी चाहिए। वो नज़र जो होती है वो गुरु ही देते हैं, और गुरु वो होता है जिस पर आपको विश्वास होता है, और विश्वास केवल एक ही पर होता है, 10 जगह नहीं। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो आकर्षण, वो आस्था किसी एक शिक्षक पे होनी चाहिए। एकलव्य ने सिर्फ द्रोणाचार्य को लगाया था, बगल में कृपाचार्य को नहीं लगाया था कि मैं द्रोणाचार्य से भी पढ़ूंगा, मैं कृपाचार्य से भी पढ़ूंगा, मैं भीष्म पितामह से भी पढ़ूंगा, सबसे नहीं, खाली द्रोणाचार्य से। दोस्त तो उसका बर्बरीक भी था, लेकिन टैलेंट से नहीं, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट। जो आस्था होती है डियर, वो अंदर से आती है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपसे छोटा भी हो सकता है। आप अपने मन में ये स्टिग्मा बनाए होंगे कि नहीं, मेरा जो अथॉरिटी फिगर होगा वो आपसे बड़ा होगा। हां, अथॉरिटी फिगर हमेशा बड़ा होता है। तो टीचर को आप अगर अथॉरिटी फिगर मांगेंगे तो आप हमेशा अपने से बड़े लोगों में उस इंस्पिरेशनल फिगर को खोजेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग अथॉरिटी, इट्स अबाउट वंस ओन फेथ। कहते हैं कि what I admire in Columbus is not his having discovered the world. क्या कह रहे हैं कि what the thing which I admire in Columbus is not his having discovered the world, but having gone in search of it on a faith of an opinion. कहने का मतलब यह बात काबिले तारीफ नहीं है कि कोलंबस ने दुनिया खोजी, लेकिन काबिले तारीफ बात यह है कि वो दुनिया खोजने निकल पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मानना था कि दुनिया गोल है। जज्बा देखा जाता है, रिजल्ट नहीं देखते। आजकल बहुत कॉमन चल रहा है ना, डोंट सी द डॉग इन द फाइट, सी द फाइट इन दैट डॉग। तो रिजल्ट नहीं मैटर करता, आप लड़े ये मैटर करता है। ये हर वो बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, मेरी शुभकामनाएं, मेरा मैसेज है आपको,
लड़ाई से घबराइए मत, उसके फल की चिंता मत करिए। यकीन करो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया है आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस तरह का भाव जब आप अपने अंदर रखते हैं और रख करके तैयारी करते हैं पूरी ह्यूमैनिटी की सोच लेकर के, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यही मेरा रीजन था फ्रॉम डॉक्टर टू एजुकेटेड चेंज होने का। मैं एक दिन में 100 मरीज ठीक करता था। आज सर के इस चैनल के माध्यम से मैं उन लाखों लड़कों के सामने खड़ा हूं। आई एम फेसिंग दोज millions of students who are his followers, and that's why I chose this particular career. Sir. बिल्कुल सही बात है। देखिए, मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं। मेरा सबसे पहला रीज़न ये था डॉक्टरेट से स्विच करने का एजुकेटर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मन में हमेशा और हमेशा सामाजिक उत्थान, इन टोटलिटी कहते हैं, तो सोसाइटी इन टोटल, उसके उत्थान, उसके सामूहिक अपलिफ्टमेंट कहते हैं, सामूहिक उत्थान, तो वो भावना थी। द सेकेंड थिंग विच आई ऑलवेज फॉलोड इज, मैं अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देता हूं। तो एज अ सर्जन क्या होता है कि अब कभी भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, दे यूज टू कॉल मी एट टाइम। मेरा क्रिटिकल केयर यूनिट में ही ड्यूटी लगता था। हेड एंड नेक का, हमारा ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का डिपार्टमेंट था, तो वो मीगल्स फोर्सेप्स से बोन का रिडक्शन करना, एयरवे पेटेंट करना एंड एवरीथिंग। तो रात में जो एक्सीडेंट्स होते थे तो उसमें हम लोगों को दौड़ के जाना पड़ता था। तो यू नेवर न्यू कि कब दिन है कब रात है। तो हमारी माँ है, शी इज़ अ विडो सिंस 25 ईयर्स। मुझे उन्हें भी देखना है। मेरी वाइफ है, मुझे उसे भी देखना है। तो ये मेरी अपनी प्रायोरिटी थी। समाज के बाद दूसरी जो प्रायोरिटी थी वो यही थी, फैमिली। जस्ट अ मिनट, जरा बड़ा पानी ले आओ। स्टॉप करना। बस एक पानी पी रहा, बस थोड़ा सा देना बेटा। तो ये मेरी तो ये दो रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे इस फील्ड में आना था। अगर जूलॉजी एज अ कैरियर ऑप्शन की मैं बात करूं, जैसा कि सर पूछ रहे थे हमसे, अभी आप पूछ रहे थे, आपने बताया मुझे, जूलॉजी एज अ कैरियर ऑप्शन बहुत ही वर्सेटाइल है। आप सोच नहीं सकते, मतलब यू कांट इवन थिंक ऑफ कि इसकी कहां कहां पर रिक्वायरमेंट है। वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो, चाहे फोरेंसिक्स हो, चाहे यूपीएससी में जूलॉजी एज अ करियर हो। आप समझिएगा इंप्लीकेशंस। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बना रही है वो आपको, इट इज मेकिंग यू ज्वाइन समथिंग विच इज वेरी मच, आप कह लें फ्रूटफुल तो है ही है, एक्साइटिंग बहुत है जूलॉजी एज अ करियर।
अप्लाइड साइंसेस में जब आप जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि यू आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू एमएनसीज। किसी ना किसी एमएनसी में, आप इंडिया में तो रह ही नहीं पाओगे भाई, अदर दैन ये जो बर्डमैन्स है, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं या एंटोमोलॉजिस्ट, ये तो बड़े सेलिब्रेटेड लोग हैं, तो मैं इनकी बातें तो करूंगा ही नहीं, बिकॉज भाई जूलॉजी के बाद ही तो ये ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं या एंटोमोलॉजिस्ट हैं या फिशरीज के लोग हैं, तो इनका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो तो बाद में आता है ना, बेस तो इनका जूलॉजी है ना, है कि नहीं। सालेम अली, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, नाम जानता है आदमी, यूपीएससी में सवाल आता है उसका। तो जूलॉजी को जब आपको समझना है, अगर एज अ फोटोग्राफर भी आप जूलॉजिस्ट हो सकते हैं। जूलॉजी में फोटोग्राफी के लिए कई बड़े साइंटिस्ट होते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह के अच्छे चैनल से या साइंस मैगजीन के, जो कि आपको इस तरह के भाई आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जब मेटिंग सीजन है वो कब है, या उनकी फीडिंग हैबिट या फोरेजिंग एक्टिविटी कब की है कि वो कब बाहर निकलते हैं, एंड देन यू कैन शूट देम। तो उसमें भी जूलॉजी का इंप्लीकेशन है। तो अगर आप सोचने पे आए कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि इतना वर्सेटाइल है, आदमी ही आदमी है पृथ्वी पर, आप कहते हैं कि जूलॉजी की क्या जरूरत है, तो मतलब लाइक हाँ। देखिए मेरा कॉलेज लाइफ जो है, जैसा 90% मेडिकल स्टूडेंट्स का मेडिकोस का होता है वैसा ही था। मतलब आई वॉज नो डिफरेंट, कि मैं बहुत ही सिंसियर था और मेरे साथ वो श्री चैतन्य वाला कोई हिसाब किताब नहीं था कि मैं आदर्श बालक हूँ। आई ऑल्सो यूज टू चिल, मेरे चिलिंग के अपने तरीके थे। मतलब मैं फिलेंथ्रोपिस्ट हूँ, और हाँ, आई हैव सम ऑफ द हॉबीज विच आई इनकल्टेट इन माई सेल्फ। आज भी मेरे पास अराउंड 137 कंट्रीज के कॉइन्स एंड करेंसी हैं। मेरे पास अपना एक पर्सनल टेलीस्कोप है जिसको कि हमने यहाँ पर अपने टीवी कैम से जोड़ रखा है। और हाँ, तो मेरा फेवरेट पास टाइम यही होता है 8:30 या 9 बजे के बाद। आप अगर हमारे बहुत क्लोज हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं अपने रूफ टॉप पर अपने के साथ और टेलीस्कोप के साथ जो है टाइम स्पेंड करता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई लाइक हॉबीज़, और ये चीज़ मैं पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ। इट गिव्स मी अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कॉलेज लाइफ की बात करें तो देखिए, फर्स्ट ईयर तो मेरा कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, और फर्स्ट ईयर के बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आऊँ तो मैंने होश संभाले अपने, बिकॉज नाउ द थिंग्स वर टर्निंग अप। धीमे धीमे करके थर्ड ईयर से फिर हमारी क्लिनिक्स भी स्टार्ट होने वाली थी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यूजुअली क्लिनिक्स के लिए नहीं ऑप्ट करते, थर्ड ईयर से इंट्रोड्यूस करते हैं टू द पेशेंट्स। तो जब मैं हॉस्टल में रहता था, फर्स्ट ईयर की बात है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा ये रहता था कि नॉट द कॉलेज बुक्स, मैं सब्जेक्ट की बुक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन स्टिल आई यूज टू रीड समथिंग। अब वो नॉवेल्स भी नहीं थी कि मैं, भाई हमारे साथ के जो लड़के थे और लेडी डॉक्टर्स थी, तो दे यूज टू स्टडी वाइट नावल है, नावल पढ़ रहे हैं, या बच्चे अपना रोमांस एट दैट टाइम यूज टू बी लाइक बहुत बड़ा एक हॉबी हुआ करता था कि आपको जो है, और ये समांथा फॉक्स और इनकी जो पता होनी चाहिए लव सॉन्ग्स क्या हैं, या कोई नई नॉवल निकली है तो वो पता होनी चाहिए। यूज टू प्ले गिटार, प्ले करते थे हमारे साथ, कैलकाटा से थे हमारे सीनियर। तो बहुत अच्छा, बहुत कूल रहा है हम लोगों का। लड़ाइयाँ भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वी वर लाइक, हम लोग बहुत शरीफ हैं। वी यूज टू कैरी, हमारे पास भी बुलेट हुआ करती थी ज़माने भर पहले। हाँ, तो ऐसा नहीं है, मार भी खाई है, सर भी फोड़ा है, स्टिचेस भी लगी हैं, फिर उन्हीं के साथ आज दोस्ती है। आप ये देखें कि हाँ, 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 बट डॉक्टर लाइफ नहीं जिएगा तो फिर और कौन जिएगा? मेरा कहना ये है।
देखिए, हालांकि ये रिलेटिव होता है, ये चीज़ें रिलेटिव है। मतलब कि भाई हो सकता है कि जो चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर बंदे ने पढ़ रखे हो, लेकिन उसने कुछ और ना पढ़ा हो। अब तो मैं इस चीज़ को ऐसे करता हूँ, जो ट्रिकी सवाल हैं वो कहाँ से आएंगे, आप ऐसे पूछ लो भाई। हाँ, तो देखिए हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन और उसके जो वेरिएशंस होते हैं, इस पे अच्छे सवाल बनते हैं भाई। जो सवाल आपसे पूछे गए, जैसे भाई आपके नीट एग्जामिनेशन में आपके पास 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो 45 है जूलॉजी का जो ये पोर्शन कवर करते हैं, उसमें से वो क्वेश्चन जो कठिन है, अगेन दे विल बी रैंक डिसाइडर। बट अराउंड 35 क्वेश्चन तो सारा बच्चा, अराउंड 60 to 70% बच्चा जो है वो 35 क्वेश्चन तो सही करता ही करता है। ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना बाद के, यही मैटर कर जाते हैं। और 10 में से 7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको कहते हैं वस्तुनिष्ठ सवाल। तो ये पूछने के पीछे मंशा यही होती है एमसीआई की, मेडिकल काउंसिल की, या एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस द रीसेंट पास्ट, तो उनकी मंशा यही होती है। तो इसमें आप हार्डी वेनबर्ग जरूर पढ़िए, इसके मैथमेटिकल इंप्लीकेशंस हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड चैप्टर है, उसके जो वेरिएशंस हैं जैसे कि जीन माइग्रेशन है या फाउंडर इफेक्ट है, तो इसको पढ़िए। लोकता वोल्टेरा इक्वेशंस हैं, तो क्या इंप्लीकेशंस हैं इसके। तो ये एक ट्रिकी चैप्टर है। अगेन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप वैल्यू बेस्ड सवालों पे जाओ, ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल एक चैप्टर है आपका। इस चैप्टर को आप जरूर, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप जरूर पढ़ें। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लास्ट में कैंसर है, कैंसर के बाद ये अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज है जिसमें कैनाबिनॉइड्स हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। ड्रग अब्यूज के सोशल आउटकम्स क्या है, उसकी सीक्वली क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। नशा मुक्ति केंद्र जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, उनके बारे में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए अगेन, ये जो गवर्नमेंट का एजेंडा है, तो गवर्नमेंट उससे सवाल पूछेगी जरूर। हाँ, क्योंकि भाई जब गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा कर रही है उस चीज के, उस रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को रन कराने के लिए, इतने फार्माकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, इतनी सारे रिसर्चेस चल रहे हैं कि किस तरह से इस एब्स्टिनेंस सिंड्रोम्स को खत्म किया चला जाए, जो कि हैबिचुएट होने का सेकंड स्टेज है। उस चैप्टर को आप पढ़िए। आप क्या करते हैं कि आप कैंसर पढ़ेंगे, आप एड्स पढ़ेंगे, आप इम्यूनिटी पढ़ेंगे, लेकिन वो लास्ट का टॉपिक जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का एजेंडा है, तो वैल्यू बेस्ड सवाल जो होते हैं वो वहीं से आते हैं। उसमें ये कहीं लिखे नहीं होते ये सवाल। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना, जितने कंप्रीहेंसिवली आपने उस एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ को पढ़ा होगा, 3 पन्ने में है, वो सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा वो आपको। तो लिखे हुए सवालों पर ज्यादा एम्फेसिस नहीं होना चाहिए, जो चीजें लिखी हैं। अरे भाई सक्कस एंटेरिकस, हर किताब में सक्कस एंटेरिकस है, और कॉर्डा टेंडिनी हर किताब में कॉर्डा टेंडिनी है, तो उन पर एम्फेसाइज करके आप करेंगे भी क्या भाई। ये तो इंफॉर्मेटिव सवाल हुए ना, सवाल अच्छे होने चाहिए। तो ये दो टॉपिक्स हैं बेसिकली। मैं टॉपिक स्पेसिफिक हूं आपसे। फिर अगर आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछेगा तो बायोमॉलिक्यूल से अच्छे सवाल पूछेगा, एनिमल टिश्यू से पूछेगा। एनिमल टिश्यू आप समझते हैं कि लाइक ठीक है, 4 तरह के एपिथेलियम में हम सब पढ़ लिए। आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बच्चे मुझे इस समय सुन रहे हैं, लमाइना प्रोप्रिया याद होगी आपको। कंपोजिशन तुरंत अगर दिमाग में आता है तो आप सही पढ़ रहे हैं। अगर उसकी लोकेशन और उसका कंपोजिशन तुरंत दिमाग में आता है। और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टुनिका एडवेंटिटा,
अगर तुरंत सही जवाब आ रहा है एट द टिप ऑफ द टंग, यार होना चाहिए। हाउ इज इट लमाइना प्रोप्रिया डिफरेंट फ्रॉम टुनिका एडवेंटेडा? जाके तुम लोग सर्च करो इससे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना यार, यू पीपल आर गोइंग टू ऑपरेट समवन मैन, तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो विसरल पेरिटोनियम है वो कहां कहां पे अटैच्ड है और कहां पे पैराइटल पेरिटोनियम अटैच्ड है। जो प्लेटिज्मल लाइनिंग है वो किस चीज की बनी हुई है, और अगर हम मसल्स को काट देते हैं तो क्या वो वापस जुड़ेंगी? तो यू नीड टू अवॉइड नर्व्स। तो नर्व्स को भाई कहते हैं, अब ऐसे अच्छे सवाल कहीं से भी बन सकते हैं। लाइक कहते हैं हम कि नर्वस टिश्यू कैन नॉट डिवाइड, व्हाई कांट इट डिवाइड? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि साइटान में सेंट्रियोल नहीं है। तो सेंट्रियोल नहीं है तो उसकी जगह कुछ होगा। क्या होता है जो कि एक्सोनल हिलॉक और नीचे के पूरे एक्सॉन को एक्सटेंड करता है? क्या है वो चीजें, क्या है? तो जब आप खुद से सवाल पूछेंगे तब अच्छे सवाल निकलेंगे। ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू पीपल। गवर्नमेंट की नीतियां हैं, पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। भाई जितने भी हार्मोनल इम्प्लांट्स हैं जो कि हार्मोन रिलीजिंग है, कहां पर रिलीजिंग? अब आउट ऑफ डेट हो रहा है। हार्मोन रिलीजिंग सबडर्मल इम्प्लांट्स हैं, उनकी एलर्जी के बारे में पूछ सकता है आपसे। हाइपोलर्जिक इम्प्लांट्स कौन कौन से हैं इसमें? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो इंडियन फार्माकोपिया है, आईपी, ड्रग एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं जिसे। आप कोई भी टैबलेट खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है ना आईपी, जैसे अमेरिका में खरीदते तो यूएसपी, तो वो यूएस फार्माकोपिया है, ये इंडियन फार्माकोपिया है। तो इसने एक लड़ाई लड़ी है और मिलोजिफिन नाम की एक साल्ट बनाई है सीडीआरआई ने। सहेली नाम से बिकती है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इस पिल को एज अ मेडिसिन एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया, एक सेकेंड वर्ल्ड नेशन जो है, उसने कितनी लड़ाई लड़ी है, इसका ज्ञान होना चाहिए आपको। मैं कहता हूं कि जितने पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जो भी मेरे इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को सुन रहे हैं आपके माध्यम से, सर के डार्क इन कैफीन जो यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उन सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को एक बार नीट का एग्जाम देने दीजिए। इसलिए नहीं कि वो हो सकता है वो नीट निकाल लें, बल्कि कम से कम इसलिए कि वो डॉक्टर की इज्जत करना सीख जाएंगे। देन दे विल नो व्हाट इट टेक्स टू बी ए डॉक्टर। देखिए मैं बताता हूं, जैसा कि मैंने बताया, एनसीईआरटी एक ग्रंथ है, उसके 10 बार हम पैर छूते हैं उसको खोलने से पहले। कई साइंटिस्टों की रूह उसके एक एक लाइन में बसी हुई है। यू कैनॉट इंटरप्रीट एनसीईआरटी इवन इफ आई से कि एनसीईआरटी इज एनफ टू क्रैक नीट। आप इंटरप्रीट ही नहीं कर पाएंगे उस एनसीईआरटी को। अरे भाई, आप कितने भी सुंदर हो लेकिन आपको सजने के लिए एक आईना लगता है, मिरर। एनसीईआरटी सबके पास होती है, सिलेक्शन सबका नहीं होता। तो सबके पास टीचर भी तो नहीं होते। भाई एनसीईआरटी सबके पास है तो ये वाला वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? कौन से टीचर का होना। टीचर एक आईना होता है जो आपको दिखाता है हाउ गुड यू आर। यहां कमी है, वहां पे शर्ट मुड़ी हुई है, ये आपकी केमिस्ट्री कमजोर है। फिजिक्स तो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ी।
हां एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन अभी एट द एज ऑफ 18 आप इतने बड़े हुए ही नहीं कि उसे डिसाइफर कर पाओ। हम पीएचडी में भी उस एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हैं। तो यस, एनसीईआरटी इज इनफ। जिन बच्चों ने ये पूछा है उनके लिए मेरा एक जवाब है, मैं आपको बताता हूं, शायद उस चीज से आप रिलेट करें। मैं एनोलॉजी देकर के ही समझाता हूं, मैं ये सवाल का जवाब भी एनोलॉजी देके ही दूंगा। जब आप टेलर के पास जाते हो, टेलर यू नो द पर्सन हु स्टिचेस योर क्लोथ्स, जब आप टेलर के पास जाते हो और आप उससे कहते हो कि मेरे को शर्ट बना के दे दो, मुझे शर्ट बना के दे दो, तो टेलर क्या करेगा? वो एक दूसरे आदमी की शर्ट उतारेगा और वो आपको पहनाने के लिए कहेगा। आप उसे पहनोगे क्या? वो आपको फिट आएगी? उसका कॉलर, उसकी विड्थ, उसकी स्लीव्स आपको फिट आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। टेलर आपके कंधे के, आपके बाह के हिसाब से कस्टमाइज करता है ना, तब तो शर्ट आपको आती है। जो मेरे न्यूमोनिक्स हैं, जो मेरी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो मेरी शर्ट है, जरूरी नहीं कि वो आपको भी आए। पहली बात तो ये है। अब कुछ बड़ी फेमस ट्रिक्स हैं भाई, कहते हैं कि एमबीबीएस में तो 4 साल आपको ट्रिक्स ही ट्रिक्स पढ़नी है, ट्रिक्स पे दुनिया टिकी है। आप SO4 LR6 रेस्ट 3 से शुरू हो गए, ऊटा फैगवा करते हो आप, फिर आप फोरामेन ओवेल, ट्रांसफर्स मेल, तो ये न्यूमोनिक्स तो जिंदगी भर रहने हैं आपके साथ। आप देखो क्या होता है, तरीके हैं कई, सिर्फ न्यूमोनिक्स ही नहीं है, आप पिक्चर डायग्राम्स बना सकते हो। आप पिक्चर डायग्राम्स के थ्रू याद रख सकते हो चीजों को, क्योंकि इनको मेमोराइज करना कठिन तो ही है भाई, इन रिलेशन टू। अब इसकी भी जो नींव होती है वो इनसीडियसली आपके अंदर इनकल्टेट कर दी जाती है बचपन से ही। कब? जब आपसे कहा जाता है कि आप तत्सम तद्भव पढ़िए, उसके शुद्ध और अशुद्ध रूप पढ़िए, विलोम, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़िए। तो भाई हमें इतनी सारी मेडिसिन के नाम कैसे याद? भाई टोटल 5361 मेडिसिन हैं जिसको कि हम अपने सरकारी अस्पतालों में लिखते हैं। अब ये 5361 दवाई विद साल्ट, ट्रेड नेम तो अब लिखना नहीं है, मना कर दिया है। तो इन साल्ट्स के नाम याद कैसे रहते हैं? एंड हाउ कैन वी कंबाइन दीज थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट पैटर्न? अलग अलग फैशन में, पैटर्न में प्रस्तुत कर देते हैं अलग अलग मेडिसिन। वही क्या, ये सभी डॉक्टर कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो जाता है? ट्रेन योर ब्रेन, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। मैंने 3 बार नीट क्रैक किया, यह बड़ी बात नहीं है। एक बार किया तो मैं 100 बार कर दूंगा, क्योंकि मेरा ब्रेन जो है वो ट्रेन हो गया ना।
उस पर्टिकुलर चीज को, अब उस एरे को, उस रास्ते को मैं समझ गया हूं। बट इट्स ऑलवेज अबाउट फर्स्ट। जब आप कार्टव्हील करते हो तो इट्स ऑलवेज अबाउट द फर्स्ट टाइम। एक बार कार्टव्हील कर ली, अब क्या, आप तो करोगे ही। तो ये याद रखिएगा कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। मैं आज ट्रिक्स बता दूंगा, कल तो खुद से पढ़नी है। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं, आप जिस चीज से भागोगे वही पलट के सामने आ जाएगी। आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, आइए आप एनाटॉमी में देखें कितनी नर्व्स की ब्रांचेस आप याद कर सकते हो। लेट्स सी। आपका फर्स्ट ईयर एनाटॉमी का वाइवा नहीं क्लियर होगा अगर आपने अपने दिमाग को इस स्टेज में नहीं ट्रेन किया। तो नहीं ट्रेन करेंगे ना आप कैवर्नस साइनस की बाउंड्री पढ़ने जा रहे हैं, ना ही आप डेंजरस एरिया ऑफ द फेस आपको समझ में आने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजिंग का खेल ही है। तो मेरी शर्ट पहनना छोड़िए, मेरे न्यूमोनिक्स छोड़िए, पिक्टो डायग्राम्स हो, खुद से सेल्फ मेड, कस्टमाइज फॉर योर ओन सेल्फ। भाई मेरे अपने बड़े स्ट्रेंज न्यूमोनिक्स हैं जिनसे सिर्फ मैं ही रिलेट कर सकता हूं ना। अब मैं कहूं कि सुनीता अपने सास के घर गई, वहां जाकर के उसने खाना खाया, तो आई नो हु इज सुनीता, उसकी मम्मी। टू हेल्प विद योर सुनीता। तो आपके अपने न्यूमोनिक्स होने चाहिए। एस से क्या है, एम से क्या है, जी से क्या है, तो रिलेट इट योर ओन सेल्फ। चीजें बनाना सीखिए, स्पून फीडिंग पर मत रिलाई करिए। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, देश आप पर रिलाई कर रहा है। सेल्फ मेड पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी। आप कहां न्यूमोनिक्स के चक्कर में पड़े हैं, बन जाएंगे। पहले समझिए तो कि उनकी वक़्त क्या है। चीजें याद होने लगती हैं जब आप पहले पहले जाते हो किसी क्लास में, तो पहले ही दिन आपको सारे स्टूडेंट्स के नाम थोड़े याद हो जाते हैं। जिससे दोस्ती होती है या जो खूबसूरत लगता है या जिसका स्टाइल आपको पसंद आता है, उसके नाम जरूर याद रहते हैं। ये दिमाग ही तो है। वेरी ट्रू, एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब वो जब इस स्टेज पे नहीं हो पा रहा है डियर, ये आगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब नहीं, बैक एंट्री होती है, ऐसा नहीं है। पहले थोड़ा करप्शन था तो बैक एंट्रीज होती थी, या मैनेजमेंट कोटा से, या फ्रीडम फाइटर कोटा से, या गवर्नर नॉमिनेट कर सकते थे, या एनआरआईज जो होती हैं सीटें, रिजर्व सीटें। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स आते नहीं हैं, आते हैं, एडमिशन्स होते हैं, लेकिन फिर वो फर्स्ट ईयर में 3-4 महीने बाद छोड़ देते हैं। दे विल क्विट द एमबीबीएस। आइदर वो 17-18 साल तक लगातार एमबीबीएस की जद्दोजहद को झेले, क्योंकि जब तक वो काबिल नहीं बनेंगे, जो पैटर्न है, सिलेबस जो है वो एमबीबीएस का, वो आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देगा। यहां बात आपकी नहीं हो रही है, यहां बात पूरे समाज की है, पूरे वर्ल्ड की है। जैसा कि मैंने बताया, मेरी हॉबीज में कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन मेरी हॉबी है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, सेटिंग योर प्रायोरिटीज। मैं स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियन रहा, और हाँ, लाइक यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैंने वो चीज़ ख़त्म की। जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे
हॉस्पिटल्स की ओर रुख करना चाहिए। व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ तो आई वॉज वेरी लाइवली। तो कहते हैं कि अ हेल्दी ब्रेन लाइज इनसाइड अ हेल्दी बॉडी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप नो यूज। लाइक डोंट डोप देयर इन मेडिकल कॉलेजेस, डोंट ड्रिंक। इन दोनों चीज से स्ट्रिक्ट एब्स्टिनेंस होना चाहिए ओवर देयर। ये दोनों चीजें कंसंट्रेशन में लोग देंगे। इसीलिए भाई आपने अगर एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये लाइनें हैं कि स्टूडेंट्स यूजली गेट हैबिचुएटेड टू दीज काइंड ऑफ बार्बिचुरेट्स एंड ट्रैंकुलाइजर्स जस्ट अंडर पीयर प्रेशर टू क्वालिफाई एकेडमिक एक्सेलेंस। तो एकेडमिक एक्सेलेंस को अकम्प्लिश करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आप ऐसे जाल में फंस जाते हो जो कि कभी नहीं खत्म होने वाला। दिस लेबरिंथ ऑफ डोपिंग, आई हैव सीन मेनी ऑफ माई जूनियर्स एंड माई सीनियर्स जिनका दिमाग इतना अच्छा है। अरे भाई जो भी मेडिकल कॉलेज में आ रहा है यार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसका दिमाग तो अच्छा वो है ही। ऑल इंडिया कंपटीशन बीट करके आ रहा है, अंडर 1000 है, अच्छा तो दिमाग उसका है ही है, पर बर्बाद हो गए। वो बर्बाद हुए, उनके मां बाप का सपना गया। सी द थिंग्स विच फॉलो यू। पूरा करियर, जो देश, जो लोग उनसे बेनिफिट होने वाले थे, वो जीन्स भी चली गई। सो देयर लॉट मेनी थिंग्स विच यू टेक अप। तो आपको पता चलना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का भान होना चाहिए। यू मस्ट नो वेयर यू बिलोंग टू, what are the consequences. भाई देखिए, जब आप फेलियर्स की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तब मैं आपको बताऊं कि मैं जीता जागता मुजस्समा हूं फेलियर का। यू कांट एग्जैक्टली लाइक कॉल इट कि साहब फेलियर है, लेकिन स्टिल जो स्ट्रगल है मेरी जिंदगी का, वो 1996 में स्टार्ट हुआ था, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। तब मैं 8 साल का था। Two brothers, we were two brothers. In 2000, my grandfather died. My grandmother died in the same year. All my uncles died after 3 years. No one in that particular house was left. I was left with the only real brother. Subsequently, I lost my real brother as well. And now I am living with my mother, the only son. When you call it in a struggle, it's not just about monetary needs. आपकी मनोस्थिति कैसी होती, हाउ स्ट्रांग यू आर। देखिए, कहा जाता है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, बच्चों को ये कहानी और कहावतें अब आजकल के पेरेंट्स कम बताते हैं क्योंकि वो सीखते कम हैं ज़िंदगी से। भाई कहा जाता है ना कि दूसरे की गलती से सीखिए तो बुद्धिमान, और अपनी गलती करके सीखिए तो इंसान, और खुद गलती करके भी ना सीखे तो वो खुद ही समझ ले कि उसको क्या कहना चाहिए। तो बड़ी पुरानी ये कहावत है, आई कम टू माई पॉइंट, कि आपका जो एटीट्यूड है उसका जो एस्टिमेशन होता है वो तब नहीं होता जब आप सफल हैं, बल्कि तब होता है when you are in the phase of facing a failure, या you are struggling. Your attitude is judged at that time. I never gave a damn to the life. मैं
2005 में आई स्टार्टेड माय करियर ऑफ टीचिंग। 2006 आई वाज इन आई गेस थर्ड ईयर में था मैं। और आई वॉज यही नहीं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, मैंने अपनी माँ और अपने भाई को जो उस समय ज़िंदा था उनको घर पे पैसे भेजना शुरू किए एट दैट टाइम। और मैं बताऊं कि जिस दिन से मैंने ये चीज़ शुरू की थी, एट दैट डे वन आई हैड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। ये नहीं था कि मैंने अपने अंदर वो चीज़ देखी कि हाँ लोगों ने कहा है कि हम पढ़ा अच्छा सकते हैं, नहीं। डे वन से मुझे ये कॉन्फिडेंस था जो आज भी मुझे है, मैं कर सकता हूं। देखिए, जॉन कीट्स ने कहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक बार मेडिकल कंपटीशन बीट कर लीजिए। आज 22 साल हो गए, ये बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, मैं कहता हूं यस आई हैव डन इट। आज भी वो इमोशन, वो एल्डोस्टेरोन का स्त्राव, वो मोमेंट ही डिफरेंट था यार। घर पे जब आता है ना OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, लिफाफा खोलिए, अंदर कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड इनटू द ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। नो वर्ड्स कैन एक्सप्लेन दिस। आई एम गुड एट वर्ड्स, मेरी वोकैबुलरी यहां पे खत्म हो जाती है। ऑडियंस में पेरेंट्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। ऑडियंस कोई भी हो सकता है। हम डॉक्टर्स हैं, हमेशा मानवता का भला ही चाहेंगे। मानव स्टूडेंट भी होता है, पेरेंट्स भी होता है, टीचर्स भी होते हैं। तो हमारा मैसेज उन सबके लिए है। सबसे पहले हमारे उन नन्हे विद्यार्थियों के लिए जो कि आगे चल के फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन रखो, याद रखो कि लड़ाई बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर की जो लड़ाई है वो बड़ी होनी चाहिए। ऐसा लड़ो या तो पूरी पूरी हार हो या पूरी पूरी जीत। मलाल करने के लिए नहीं रहना चाहिए। अब मेरा जो दूसरा मैसेज है वो उन अभिभावकों के लिए है, उन तीमारदार के लिए है जो कि हमारे उन नन्हे बच्चों का ख्याल रखते हैं। उनको ये दे मे इंश्योर इट कि इसे किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे उनके शौक पूरे करने से लेकर के और उनके खाने पीने से लेकर के, उनके कपड़े धोने से लेकर के। क्योंकि शायद ये आजकल की जो जनरेशन है वो इस सेक्रीफाइस को सेक्रीफाइस ना मान करके फर्ज मानती है, क्योंकि हम इतना ज्यादा कर देते हैं अपने बच्चों के लिए कि शायद उनको ये कभी एहसास ही नहीं होता या हाउ वी डिड इट, व्हाट इट टुक। पेरेंट्स को ये मैसेज है मेरा कि अपने बच्चों पर पीयर प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर मत रखिए। अपने बच्चे को समझिए कि अगर वो जूलॉजी एज अ करियर चूज करना चाहता है या कंप्यूटर साइंस चूज करना चाहता है, इवन इफ कि वो ह्यूमैनिटीज या अकाउंटेंसी में चूज करना चाहता है, तो एवरी टाइम नो कि उसका अपना नेचुरल बायस किस तरफ है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी इंटरव्यू के दौरान बताया है, मेडिकल काउंसिल वो हर चीज चेक करेगा, इंस्टिंक्ट देखेगा आपके डॉक्टर बनने की। तो अगर आपका बच्चा नेचुरली बायस नहीं है डॉक्टर बनने के लिए ना, तो वो चीज आप चाह कर भी नहीं ला पाएंगे उसके अंदर। मतलब आप ये सोचिए कि एक चांस की बात है कि हमारा बच्चा जो है उसका रुझान ह्यूमैनिटीज की तरफ है, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है, और मैं उसको डॉक्टर बना दूं,
तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। और बनने के बाद क्या, परपैचुएशन जरूरी है ना, वो छोड़ देगा, 5 साल करेगा फिर छोड़ देगा। तो जितना बच्चे ख्याल रखते हैं आपका, आपको भी ख्याल रखना है बच्चों का, तब बनता है बॉन्ड। और बाकी जितनी भी ऑडियंस मुझे सुन रही है, हमारे जो टीचर्स हैं, अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करिए मित्र, आप हमारे मित्र हैं, अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करिए। ये जिंदगी, ये भारत की नींव है। आगे चलकर कि जब अमेरिका आक्रमण करेगा तो हमारे यही पढ़ाए हुए नन्हे बच्चे जो हैं वही सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हैं, वही आपका इलाज करने जा रहे हैं। जब हम बूढ़े होंगे तो यही हमारा इलाज करेंगे। तो इनको इतना अच्छी शिक्षा दीजिए कि हम जब इनसे इलाज कराएं तो अभिभूत हों, अनुग्रहित हों, अनुकल्पित हों, पुलकित हों। फूल है ये। सबको मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आपके लिए। हाँ, प्रेप लैडर जो है वो चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, टम्बलर हो, हर जगह पर प्रेप लैडर का नीट यूजी प्रीमियम क्लब बना हुआ है। तो मैं वहां पर हूं, तो बच्चे चाहें तो वहां पर मुझे आकर के, लिंक मैंने एक थ्रेड दी हुई है, उस थ्रेड के थ्रू वो मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कई कमेंट्स आते हैं उस थ्रेड के अंदर। हाँ, फाइन। प्रेपलाडर ऐप जो है ये हमारे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, तो यू कैन ईजिली डाउनलोड इट। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो ये जो ऐप है ये श्रीलंकन ऐप है, तो इसको एक रेफरल कोड मांगेगा। तो वहां पर जो रेफरल कोड आपको देना है वो देना है, ध्यान से सुनिएगा, ABHIS1005। इसको देने से जब आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा, व्हेन यू ओपन दिस ऐप यू विल गेट एक्सेस टू द वास्ट वर्ल्ड ऑफ नीट, लाइक फिजिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, zoology एंड बॉटनी। तो हम सब एजुकेटर्स वहां पर हैं, तो यू कैन वॉच अवर वीडियोज, दे आर वेरी वेल प्लान्ड ओवर देयर। इसके अलावा हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक भी है, जिसको कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उस चैप्टर में आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ कठिन सवाल करने हैं, आसान सवाल हो गए, तो यू कैन ऑप्ट हार्ड। या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही सवाल चाहते हैं आप, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक, तो इट्स टोटली कस्टमाइजेबल गोल्ड स्टैंडर्ड क्यू बैंक ओवर देयर। हमारे लेक्चर्स वहां पर हैं, नीचे उसके सिनॉप्सिस दी हुई है। आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पूरी कंटिन्यूअस वीडियो से उस सिनॉप्सिस को क्लिक करिए, आप डायरेक्टली बिना बफरिंग किए, बिना टाइम वेस्ट किए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे चले जाएंगे जहां पर कि मैंने एक्सप्लेन की हुई चीजें। इसके अलावा सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हों, चाहे वो फेसबुक हो, टम्बलर हो, इंस्टाग्राम हो, या ट्विटर हो, या टेलीग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया का ऐप हमने छोड़ा नहीं। वी आर एवरीवेयर, सर्वस्त्र हैं हम, सर्वत्र हैं हम। तो आप हमें वहां प्रेपलैडर पर नीट यूजी प्लेटफॉर्म के नाम से फॉलो कर सकते हैं। हमारे वहां पर थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट टीचर्स के थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स के नीचे आप कमेंट करिए, यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग आंसर्स टू योर क्वेरीज विद इन टिपिकली 1 to 2 hours।
थैंक यू अशद।